जब ज्यादातर जापानी नेता युद्ध की जिम्मेदारी से बचने के तरीके ढूंढ रहे थे, तभी सुमेधा ताकेउची नाम की एक महिला नेता एक कदम आगे निकल गई। उसने सीधे सीधे नानजिंग नरसंहार को ही झूठा बता दिया। सुमेधा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री अरुण अबे की बेहद वफादार समर्थक रही है। वो उसी की तरह संविधान बदलने, सेना को मजबूत करने और चीन से खतरा जैसे नैरेटिव फैलाने की पैरोकार रही है। इसी वजह से उसे जापान में एंटी चाइना क्रूसेडर कहा जाने लगा। उसके ये राष्ट्रवादी और अतिवादी बयान इतने ज्यादा थे कि उसी पहचान ने उसे सत्तारूढ़ पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ठीक जब प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी, सुमेधा ने अचानक अपने तेवर नरम कर लिए। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने चीन से जुड़ी कोई भी कट्टरपंथी टिप्पणी करने से परहेज किया। यहां तक कि एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि वो अब यासुकुनी मंदिर जाने की अपनी परंपरा भी छोड़ने वाली है, जो पिछले 12 सालों में उसने 11 बार की थी। उसका यह नया रूप उसके पुराने अतिवादी इमेज से बिल्कुल उलट था। अब सवाल उठता है, जिस महिला ने अपनी पहचान ही कट्टर दक्षिणपंथी के रूप में बनाई थी, वो जीत के बाद अचानक इतनी नर्म क्यों पड़ गई? ऐसा क्या हुआ कि उसके हाथ का एंटी चाइना कार्ड एक रात में ही बोझ बन गया? आपको यकीन नहीं होगा, इस बदलाव की शुरुआत जापान के आम लोगों से ही हुई। जब पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, हर कोई अपने विजन और नीतियों की बात कर रहा था, लेकिन सुमेधा ने वहां एकदम अजीब हरकत कर दी। वो न नीति की बात कर रही थी, न भविष्य की, बल्कि नारा शहर के 1,40,00,000 येन और 60 हिरणों की कहानी सुनाने लगी। कविता तक सुना डाली। असल में ये सब उसने अपने विदेशी विरोधी एजेंडे को मजबूती देने के लिए किया था। उसने कहा, विदेशी टूरिस्ट नारा के हिरणों को मारते पीटते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब जापान को सख्त कदम उठाने होंगे और विदेशी लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अब हम ये तो जानते हैं कि नारा शहर में हिरण का मांस बेचने वाले कई रेस्तरां हैं, लेकिन सुमेधा के इस बयान का निशाना किसी और दिशा में था। वो फिर से एंटी चाइना कार्ड खेल रही थी। दरअसल पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक हिरण को लात मारते दिखे थे। राष्ट्रवादी लोगों ने इसे चीनी टूरिस्ट बताकर हवा दे दी और देश भर में चीन विरोधी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। नतीजा, चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बुरी तरह गिर गई। मामला बढ़ा तो नारा पार्क प्रशासन को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कहा, हमें किसी भी विदेशी द्वारा हिरण को चोट पहुंचाने की कोई शिकायत नहीं मिली और अब तक के सारे केस में किसी विदेशी का नाम तक नहीं था। फिर भी सुमेधा ने इस झूठे मुद्दे को दोबारा उठाया, जिससे जापान के नागरिक नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर, जब झूठ साबित हो चुका है तो अब ये ड्रामा क्यों? जापानी समाज पहले ही काफी हद तक दक्षिणपंथी सोच की तरफ झुक चुका है। फिर भी जब जनता खुद कहने लगे कि ये औरत ज्यादा ही एक्सट्रीम है, तो समझ लीजिए बात हद से आगे निकल चुकी थी। इस जनविरोध ने सुमेधा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शायद इसी वजह से उसने जीत के बाद खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब सामान्य स्तर का राष्ट्रवाद तो वहां के लोगों को स्वीकार्य है, लेकिन अगर वही सोच देश को मुसीबत में डाल दे तो जनता भी एक दिन कह उठती है, बस अब बहुत हुआ। सुमेधा का ये अचानक बदलना कोई छोटा इशारा नहीं था। 1933 से राजनीति में आने के बाद से वो स्पेशल असाइनमेंट मिनिस्टर से लेकर कम्युनिकेशन मिनिस्टर तक हर पद पर रही और लगभग हर बार अरुण अबे के साथ ही उसके कार्यकाल चले। यही कारण है कि वो हमेशा अबे पॉलिसी की फॉलोअर रही, संविधान संशोधन, सैन्य ताकत और राष्ट्रवादी नैरेटिव। लेकिन अबे की विरासत उसके लिए वरदान से ज्यादा जोखिम बन गई। अबे की हत्या के बाद उनकी पार्टी पर पॉलिटिकल कैश स्कैंडल्स के आरोप लगे, जिससे उनके पूरे धड़े की साख और ताकत दोनों गिर गईं। इससे सत्तारूढ़ पार्टी की पावर बैलेंस पूरी तरह बदल गई। अबे का टैग अब राजनीतिक संपत्ति नहीं बल्कि एक बोझ बन चुका था। याद कीजिए, 2013 में अबे ने अपने पहले कार्यकाल की चीन दोस्त नीति से पलटकर जिनकोकू मंदिर जाकर राष्ट्रवादी रुख अपनाया था। उस वक्त उसने कुछ राजनीतिक फायदे तो पाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान की छवि को बहुत नुकसान हुआ। और फिर 2015 में दिए गए उसके विवादास्पद बयान ने इस कूटनीतिक दरार को और गहरा कर दिया। अगला हिस्सा वहीं से शुरू होगा जहां ये राजनीतिक संतुलन जापान के भीतर एक नए संकट का कारण बनता है, जिस पर सुमेधा की भविष्य की कुर्सी भी निर्भर है। जब अरुण अबे ने प्रधानमंत्री के रूप में मुरायामा सिद्धांत की जगह लेने की बात कही, तो उसने जानबूझकर अपने शब्दों में ऐसी अस्पष्टता रखी जिससे जापान के युद्ध अपराधों की जिम्मेदारी को कम दिखाया जा सके। अब सोचिए, अगर कोइजुमी जुनिचिरो जैसे नेता भी हर साल युद्ध समाधि पर जाकर गलतियां करते थे, तो भी वो मुरायामा सिद्धांत की मूल भावना से पूरी तरह नहीं हटे थे। पर अबे ने तो दो टूक रास्ता चुना, बयानों में भी और नीतियों में भी, और सीधे कट्टर दक्षिणपंथ की ओर बढ़ गया, जहां से वापसी संभव नहीं थी। इसके बाद उसने संविधान संशोधन की प्रक्रिया तेज की, सामूहिक आत्मरक्षा अधिकार, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को वैध करवाया
और रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की, ताकि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक आर्मी यानी पहले वार करने वाली सेना में बदला जा सके। इस कदम से न सिर्फ चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसी देशों में बेचैनी फैली, बल्कि अमेरिका तक को खतरे का एहसास होने लगा। वॉशिंगटन ने खुलकर कहा कि वे संविधान के आर्टिकल 9 में संशोधन के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे जापान का सैन्य सामान्यीकरण मिलिट्री नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगा, और इसका सीधा असर पड़ा। 2013 से शुरू होकर जापान चीन द्विपक्षीय व्यापार $264 बिलियन तक गिर गया, यानी 26% की गिरावट। यह 2017 तक नहीं संभला, जब तक कि अबे सरकार ने चीन नीति में सुधार नहीं किए। इससे साफ है, जापान जैसे देश में अति राष्ट्रवादी राजनीति का मतलब है संभावित संकट का अलार्म बजना। जो जोखिम अमेरिका नहीं उठा सकता, वो जापान के नागरिक कैसे। अबे सरकार के इन ऐतिहासिक सबकों ने आने वाले प्रधानमंत्रियों को सिखा दिया कि कट्टरपन का अंत राजनीति नहीं, तबाही है। इसीलिए उसके बाद आने वाले 3 प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, योशिहिदे सुगा और शिगेरू इशिबा, किसी ने भी यासुकुनी मंदिर जाकर श्रद्धांजलि देने की हिम्मत नहीं की। ऐसे माहौल में सुमेधा ताकेउची कैसे अबे की राह पर चलने की गलती करती? उसे भी मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो राजनीतिक आग फिर भड़क उठेगी। जब सुमेधा को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही सिविक पार्टी के नेता हितेन मुरोया उससे मिले, तो उन्होंने साफ कहा, आपके मंदिर जाने या विदेशी नागरिकों पर सख्ती वाले बयानों से हमारे गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। अगर सुमेधा फिर भी मंदिर जाती तो सिविक पार्टी और सत्ताधारी दल का गठबंधन खतरे में पड़ जाता। बिना उनके वोटों के लोकप्रियता में गिरती पार्टी का संसद में बहुमत बनाए रखना मुश्किल था। यहां तक कि 15 तारीख को होने वाला प्रधानमंत्री नामांकन सेशन भी अधर में लटक सकता था, और उसके बाद की कैबिनेट फॉर्मेशन व बजट मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं रुक जाती। अब जरा पीछे चलें। अभी अभी इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपनी आत्मकथा मेरा मिशन मेरी राजनीति में लिखा था, अगर मेरे जैसा इंसान भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो इसका मतलब है कि जापान और सत्ताधारी पार्टी दोनों खाई के किनारे हैं। वो बात उस वक्त मजाक लग सकती थी, लेकिन अब बिल्कुल सच लग रही थी। इशिबा ने तो इस्तीफा देकर पीछा छुड़ा लिया, पर जो बोझ उसने छोड़ा वही सुमेधा के कंधों पर आ गया। एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था और डगमगाती राजनीति। अब समझिए कि क्यों उसने तुरंत संकेत दिया कि वो मंदिर यात्रा छोड़ सकती है और चीन से संवाद के मौके तलाशना चाहती है। उसकी वजह साफ है, जापान की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर है। सिर्फ अगस्त महीने में ही 30 वर्षीय सरकारी बॉन्ड का ब्याज दर 3.22% और 10 वर्षीय दर 1.5% तक पहुंच गई, जो 1999 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। यह न सिर्फ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का रिकॉर्ड तोड़ता है, बल्कि संकेत देता है कि जापान का बॉन्ड मार्केट गिरावट के मुहाने पर है। अब जापान दौराहे पर है। अगर ब्याज दर बढ़ाई गई तो हर साल सरकार को 14 ट्रिलियन येन अतिरिक्त ब्याज देना होगा, जो रक्षा बजट का लगभग 2.5 गुना है। इतना खर्च उठाना तो दूर, जनता खर्च करने से भी डर जाएगी। और अगर मौजूदा ढीली नीति लूज पॉलिसी जारी रखी तो मुद्रास्फीति और बॉन्ड मार्केट का पतन तय है। महंगाई पहले ही 9.7% बढ़ चुकी है, और अगर यही रफ्तार रही तो जापानी डाइनिंग टेबल पर जल्द ही कुछ बचा नहीं रहेगा। असल में बॉन्ड मार्केट किसी देश की राजनीति का आईना होता है। वो हर बयान और हर नीति की कीमत दिखा देता है। चाहे जापान चीन विरोधी हो या अमेरिका विरोधी, हर ऐसा कदम जो विदेश नीति में तनाव या निवेश पर असर डालता है, वो आर्थिक बाजार से तुरंत पलटवार करवा देता है। राजनीति में तालियां मिल सकती हैं, लेकिन मार्केट हमेशा हिसाब लगाता है। और यह मत भूलिए, जापान की ऊर्जा, खाद्य सामग्री और कच्चे माल की सप्लाई लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सुमेधा जानती है कि दाएं झुककर वो अपने वोटर बेस को खुश कर सकती है, लेकिन अगर वो ज्यादा झुक गई तो मार्केट उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाएगा। इन दो आर्थिक संकेतकों की तेजी का मतलब है जापान के बॉन्ड मार्केट में बड़ा झटका आने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक वित्तीय हिमस्खलन है जो देश को दौराहे पर खड़ा कर चुका है। अगर ब्याज दरें बढ़ाई गईं तो जापान सरकार को हर साल लगभग 14 ट्रिलियन येन का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, जो देश के वार्षिक रक्षा बजट से 2.5 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा खर्च सरकार चाहे जुटा भी ले, पर लोग डर के मारे पैसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर मौजूदा ढीली मौद्रिक नीति बरकरार रखी तो नतीजा होगा लगातार बढ़ती महंगाई और बॉन्ड मार्केट का पतन। कीमतें पहले ही लगभग 9.7% तक बढ़ चुकी हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में जापानी खाने की मेज पर क्या बचेगा?
इसकी कल्पना भी मुश्किल है। असल में बॉन्ड मार्केट किसी भी देश की राजनीति का आईना होता है। वो हर राजनीतिक नारे की असली लागत दिखा देता है। चाहे जापान चीन विरोध करे या अमेरिका विरोध, कोई भी कदम जो बाहरी तनाव बढ़ाए, निर्यात को नुकसान पहुंचाए या निवेशकों का भरोसा तोड़े, वो सब बाजार के जरिए वापस पलटवार करते हैं। राजनीतिक भाषणों पर तालियां बज सकती हैं, लेकिन मार्केट हमेशा हिसाब लगाता है, इमोशन नहीं। यह भी मत भूलिए, जापान की ऊर्जा, अनाज और कच्चे माल की सप्लाई पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सुमेधा ताकेउची जानती है कि अगर वो दाएं झुकाव की राजनीति जारी रखे तो उसका राजनीतिक आधार मजबूत रहेगा, लेकिन अगर वह ज्यादा ही दाईं ओर मुड़ी तो मार्केट उसे गिरा भी सकता है। सरकार शायद कंपनियों से कह दे, हिम्मत रखो, टिके रहो, पर वो आम परिवारों से नहीं कह सकती, भूख सह लो। अगर बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हो तो अगली बार जापान में जो आंदोलन उठेगा वो सिर्फ चावल दंगे, राइस रायट्स तक सीमित नहीं रहेगा। कहावत है, जहां पेट खाली वहां तर्क नहीं चलता। इसीलिए सुमेधा के लिए एंटी चाइना कार्ड अब चुनावी हथियार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रिस्क फैक्टर बन चुका है, जिससे उसे बेहद सावधानी से निपटना होगा। फिलहाल इतना तय है, निकट भविष्य में चीन और जापान के रिश्ते पूरी तरह टूटने की स्थिति में नहीं है। चीन आज भी ऐसा देश है जो अपने ऐतिहासिक वादों पर कायम रहता है और व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता देता है। भले ही सुमेधा व्यक्तिगत रूप से अब भी कुछ हद तक अतिवादी सोच रखती हो, पर जापान पूरी तरह उस दिशा में नहीं जा सकता। और जहां तक उसके हालिया रुख की बात है, संभावना यही है कि उसका ये पलटना एक रणनीतिक समझौता है, न कि विचारधारा का वास्तविक परिवर्तन, क्योंकि अगर उसकी सोच इतनी आसानी से बदल सकती तो लोग उसे पागल राष्ट्रवादी नहीं बल्कि समझदार नेता। तो दोस्तों, ये वीडियो यहां पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो।